हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 डिपॉजिटरी सिस्टम के ये जस्टिफिकेशन के दो क्वेश्चंस है ना। मैंने आप लोगों को इसके आंसर्स नहीं दिए, कैसे मिस आउट हो गए मुझे भी पता नहीं चला कि मैंने ना 1 to 5 टोटल 5 जस्टिफिकेशंस के आंसर्स आप लोगों के लिए मैंने अपलोड कर दिए थे, लेकिन है ना 2 के बाकी रह गए थे। तो इस वीडियो में हम वो 2 एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को 2 जस्टिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको है ना वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका मिस्ड आउट ना हो। थैंक गॉड वन स्टूडेंट सॉ कि मिस ने 2 नहीं दिए हैं, तो उसने मुझे टेक्स्ट किया कि मिस आपने 2 का आंसर्स तो दिया ही नहीं है, व्हाट अबाउट द 2 जस्टिफिकेशंस। तो मैं अभी वही वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, उसी का एक्सप्लेनेशन का वीडियो बना रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो ये जो फर्स्ट जस्टिफिकेशन है ये ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके थे। फर्स्ट जस्टिफिकेशन आपको चाहिए, फर्स्ट जस्टिफिकेशन का आप है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ सेकंड जस्टिफिकेशन, ये सेकंड जस्टिफिकेशन था एंड यहाँ पर अभी ये जो है थर्ड जस्टिफिकेशन एंड इसके बाद में ये जो सेकेंड एंड थर्ड जस्टिफिकेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये है ना सेम यहाँ पे आंसर आएगा। यहाँ पे है ना डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स इजी एंड क्विकर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो ये है इसका जो आंसर है। एंड ये जो थर्ड जस्टिफिकेशन है डिपॉजिटरी सिस्टम रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड टाइम कॉस्ट एंड एफर्ट्स, इसका आंसर सेम ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, ये आपको चाहिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खाली स्टेटमेंट का ही हेर फेर है। नाउ ये जो है ये डिपॉजिटरी सिस्टम इज वेरी सिमिलर टू बैंकिंग सिस्टम, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये फिफ्थ वाला डिपॉजिटरी सिस्टम डीपी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। अब हम करने वाले हैं 2 जो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे 2 बच गए थे, रह गए थे। तो डिपॉजिटरी यहाँ पर हम करेंगे कि डिपॉजिटरी सिस्टम अलाउ करता है, ये अलाउ करता है बोथ किसको, फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक। ये किसको अलाउ करता है, तो जब आपकी डिपॉजिटरीज फिजिकल फॉर्म में है तो फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अलाउड करता है। उसी के साथ साथ ये डिपॉजिटरी सिस्टम है ना इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्जन को अलाउ करता है। तो आपको इसको जस्टिफाई करना है, ये जो है इसको आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको यहाँ पर कि जो आंसर में पहले हम लिखेंगे कि भाई डीमेट मतलब क्या है, डीमेट का मतलब है क्या, भाई डीमेट का क्या मतलब है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आंसर स्टार्ट करेंगे। डीमेट इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है वेयर बाय अ क्लाइंट कैन गेट फिजिकल सर्टिफिकेट्स, कि क्लाइंट को है ना फिजिकल सर्टिफिकेट्स है ना कन्वर्ट करके मिल सकते हैं इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके मिल सकती है, वो है डीमेट प्रोसेस। उसको डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म बोलते हैं, डीमेट फॉर्म बोलते हैं। फिजिकल सर्टिफिकेट से कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉनिक मोड में, दैट इज डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। एंड रीमेट इसका अपोजिट है। रीमेट में क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स है सिक्योरिटीज की, उसको कन्वर्ट किया जाता है फिजिकल सर्टिफिकेट्स में। तो रीमेट इज द प्रोसेस वेयर बाय अ क्लाइंट कैन गेट हिज इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स ऑफ सिक्योरिटीज converted into physical certificates. Now the client has to surrender, इसके लिए क्लाइंट को क्या करना होता है, तो जब है ना क्लाइंट को है ना फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवाना होता है तो उसको सरेंडर करना पड़ता है अपने ये जो उसको जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना होता है तो उसको सरेंडर करनी पड़ती है सर्टिफिकेट्स, मतलब उसको फिजिकल फॉर्म में जो उसके सर्टिफिकेट्स है वो अलोंग विद द डीआरएफ फॉर्म, डीआरएफ फॉर्म मतलब डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ में उसे सबमिट करनी होती है, सरेंडर करनी होती है डिपॉजिटरी के पास में, पार्टिसिपेंट के पास में। और फिर बाद में जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो फॉरवर्ड करता है, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इसको किसे फॉरवर्ड करता है, तो ये डिपॉजिटरी सिस्टम को फॉरवर्ड करता है। जैसे एनएसडीएल है और सीएसडीएल है तो उसको है ना ये फॉरवर्ड करता है, हु इन टर्न फॉरवर्ड इट टू द इश्यूअर। फिर बाद में जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो फॉरवर्ड करेगा इश्यूअर को। इश्यूअर कौन होता है, तो ये कंपनी होती है जो है ना शेयर्स इश्यू करती है, वो कंपनी। तो उसको फिर है ना डिपॉजिटरी सिस्टम है वो फॉरवर्ड करता है इश्यूअर को। और बाद में है ना ये प्रोसेस में क्या होता है,
बाद में है ना इश्यूअर है ना कंफर्मेशन जब देता है, आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम इश्यूअर, जब इश्यूअर से कंफर्मेशन रिसीव हो जाती है तो जो डिपॉजिटरी है, द डिपॉजिटरी विल क्रेडिट द सिक्योरिटीज, वो है ना क्रेडिट करेगा सिक्योरिटीज को इन द डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट में क्रेडिट करेगा विथ डीपी, डीपी के साथ में मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को ये क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो डीमेट अकाउंट होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, उसमें क्रेडिट कर देगा वो इन सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अभी इसका रिवर्स होता है भाई RRF, तो द क्लाइंट हैज टू गिव रिटर्न रिक्वेस्ट, तो उसके लिए उसे रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ RRF मतलब रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं। तो अगर है ना इलेक्ट्रॉनिकल होल्डिंग्स को, इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स को अगर है ना कन्वर्ट करके लेना है फिजिकल सर्टिफिकेट्स में, तो उसके लिए RRF का फॉर्म फिल करना होता है एंड वो DP के पास सबमिट करवाना होता है। और फिर है ना सेम वे DP है ना इसको फॉरवर्ड करता है RRF को डिपॉजिटरी को, एंड डिपॉजिटरी फिर इश्यूअर को फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेस होता है। एंड बाद में जो इश्यूअर होता है, मतलब जो कंपनी इशू करती है सर्टिफिकेट्स, वो प्रिंट करती है सर्टिफिकेट्स को, द इश्यूअर प्रिंट्स द सर्टिफिकेट्स एंड सेंड्स देम टू द क्लाइंट, और वो क्लाइंट को भेजते हैं। एंड साइमल्टेनियसली वो लोग डायरेक्टली क्लाइंट को भेज देंगे, और है ना उसके साथ ही वो लोग है ना रीमेट रिक्वेस्ट का जो कंफर्मेशन है वो डिपॉजिटरी सिस्टम को भी दे देता है इश्यूअर कंपनी कि भाई है ना हमने उनको है ना फिजिकल सर्टिफिकेट भेज दी है कर इस तरीके से। तो इस तरीके से जो द डिपॉजिटरी है वाया द DP, मतलब विद द हेल्प ऑफ DP डेबिट्स द अकाउंट ऑफ क्लाइंट, और क्लाइंट का अकाउंट है ना डेबिट कर देती है, मतलब उसके जो डीमेट अकाउंट में, उसके डीमेटेरियलाइज फॉर्म में जो सर्टिफिकेट्स होती है उसको वो है ना वो लोग क्या कर देते हैं, डेबिट कर लेते हैं विद दो सिक्योरिटीज, वो क्लाइंट के सिक्योरिटीज को। हैंस डिपॉजिटरी सिस्टम, इसके लिए हम बोलेंगे कि जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो अलाउ करता है बोथ फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल कन्वर्जन, तो दोनों को ही वो अलाउड करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अभी नेक्स्ट हम मूव करेंगे जो 7th लास्ट ये जस्टिफिकेशन है कि ISIN इज नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ डीमेट। डीमेट का ये नेसेसरी कंपोनेंट है क्या? ISSI, तो ये नेसेसरी कंपोनेंट है क्या? तो इसके लिए इट इज अ कोड, ये कोड है दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, पहचान पत्र की तरह काम करता है और स्पेसिफिक सिक्योरिटीज इशू को। नाउ ISIN इज एनी कंट्री, इन एनी कंट्री, कोई भी कंट्री में जो ISIN है वो कौन अलॉट करता है, डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंट्रीज NNA। NNA का मतलब नेशनल नंबरिंग एजेंसी है फुल फॉर्म इसका, तो NNA इसको अलॉट करती है। नाउ ISIN क्या है? तो ये स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम है, स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम है। जैसे प्रोडक्ट्स पे ISO आपको कैसे दिखाई देता है वैसे ही इस पे है ना ISIN है, ये स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम होता है विच इज एक्सेप्टेड ग्लोबली, जैसे ना ग्लोबली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है ये नंबर, स्टैंडर्ड नंबर है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। एंड यहाँ पे फिर नेक्स्ट इन इंडिया, इंडिया में ये कौन इश्यू करता है? तो इन इंडिया जो है इशूइंग इंडिया में, इन इंडिया इशूइंग ISIN टू सिक्योरिटीज असाइन बाय डी, किसको असाइन किया गया, किसने असाइन किया? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये है ना अथॉरिटी किसको दी है? तो टू NSDL को ये अथॉरिटी दी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये NSDL को ये वाली अथॉरिटी दी है कि भाई वो लोग है ना डीमेट जो डीमेटेड शेयर्स है उनको ISIN नंबर देंगे। सेबी वर्क्स एज अ NNA, तो यहाँ पे सेबी है ना NNA के रूप में काम करती है। सेबी को ये रिसीव होता है असाइंड बाय सेबी टू NSDL, और सेबी जो है वो NNA के रूप में काम करती है, नंबरिंग एजेंसी के रूप में इन इंडिया फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए जो अलॉटमेंट ऑफ ISIN है इज डन बाय द RBI, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए है ना ये जो ISIN जो है ना इट इज डन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इसकी अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए, एंड बाकी के जो भी प्राइवेट सिक्योरिटीज है तो उसके लिए उसके NSDL के पास इसकी अथॉरिटी होती है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर ISIN में कितने कोड कंसिस्ट है? तो इट कंसिस्ट ऑफ 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड इसमें है ना
इंक्लूडेड होते हैं, विच इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एंड देन द डीपी विल बी एबल टू, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है दे आर एबल टू ट्रांसफर द सिक्योरिटीज, वो लोग है ना सिक्योरिटीज को है ना ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम द इन्वेस्टर्स अकाउंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ISIN। तो ISIN नंबर के बेसिस पे ही वो लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। हैंस ISIN है इज नेसेसरी कंपोनेंट, ये है ना नेसेसरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है डीमेट का, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट का, डीमेट अकाउंट का ये नेसेसरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये आंसर लिखना है। तो आपको चाहिए इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो इसके साथ ही जो चैप्टर नंबर 9 है इसकी एक्सरसाइज सारी मैंने कंप्लीट कर दी। अभी हम चैप्टर नंबर 10 पे जाने वाले हैं जिसमें डिविडेंड एंड इंटरेस्ट के बारे में है। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो उसके लिए आपको बेल आइकन बटन को प्रेस करना भी जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।